नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काल के प्रमुख निर्गुण सूफी कवि। इससे पहले हम पार्ट 2 में भक्ति काल के संत कवियों को पढ़ चुके और पार्ट 1 में फ्रेंड्स हम भक्ति काल का काल विभाजन और उसका नामकरण भी पढ़ चुके। इससे पहले फ्रेंड्स हम भाषा विज्ञान आदिकाल यूनिट पढ़ चुके हैं और यह मैटर सभी कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने भाषा विज्ञान आदिकाल को पढ़ लिया और अब हम भक्ति काल को पढ़ रहे हैं। भक्ति काल को हम कई पार्टों में पढ़ेंगे क्योंकि ये बड़ा है फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद हम रीतिकाल पढ़ेंगे। ऐसे करके हम सारे टॉपिक पढ़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यार भरा कमेंट कीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे और हमें मोटिवेट मिलता रहे। आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँ, अच्छा अच्छा मैटर लाती रहूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, और पहले जो मैंने वीडियो बनाई है वो सभी आपको मिल जाएंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी वीडियो देख डालिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है फ्रेंड्स। शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें बहुत ही आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काल के प्रमुख निर्गुण सूफी कवि। सूफी काव्य धारा। भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की दूसरी शाखा को सूफी काव्य धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूफी काव्य धारा कहा जाता है। सूफी काव्य के लिए कुछ नाम प्रचलित प्रेम हैं। प्रेम मार्गी, प्रेम आश्रय शाखा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। क्या है फ्रेंड्स? भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की दूसरी शाखा को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पहली शाखा को तो क्या कहा था? संत। और दूसरी शाखा को क्या कहते हैं? संत काव्य है ना, तो सूफी काव्य धारा। तो सूफी काव्य के लिए कुछ नाम प्रचलित है। एक है प्रेम मार्गी शाखा, दूसरा है प्रेमाश्रय शाखा और प्रेमाख्यानक काव्य शाखा। ये तो हो गया सूफी काव्य धारा। अब हम पढ़ेंगे सूफी शब्द की उत्पत्ति, मतलब सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है ना, और कहाँ से हुई। सूफी शब्द सूप से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ ऊन, पगड़ी या चबूतरा होता है। किससे बना है शाब्दिक अर्थ? ऊन या शाब्दिक अर्थ ऊन, पगड़ी या चबूतरा है, जिसका मक्का मस्जिद के बाहर एक चबूतरा भी है। क्या है? मक्का मस्जिद के बाहर एक चबूतरा भी। इस चबूतरे पर भक्ति पर गीत गाने के कारण यह संत सूफी संत कहलाए। क्या है फ्रेंड्स? इस चबूतरे पर बैठकर भक्ति के गीत गाने के कारण ये संत क्या कहलाए? सूफी संत कहलाए। कुछ विद्वानों ने सूफी शब्द का संबंध सोफिया शब्द से जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? कुछ विद्वान सूफी शब्द का संबंध सोफिया शब्द से जोड़ते हैं, जिसका तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स? ज्ञान है। एक अन्य मत से संबंधित है, वह है सफा। क्या है फ्रेंड्स? सफा, जिसका अर्थ शुद्ध व पवित्र होता है। क्या होता है सफा का शब्द? अर्थ शुद्ध व पवित्र होता है। परंतु सर्वाधिक प्रचलित मत क्या है फ्रेंड्स? सूप है। क्या है सर्वाधिक प्रचलित मत? सूप है। क्या है फ्रेंड्स? सर्वाधिक प्रचलित मत सूप है, जिसका अर्थ होता है सूफी लोग प्राय सफ़ेद ऊन से बना वस्त्र पहनते हैं। क्या पहनते हैं फ्रेंड्स? सफ़ेद। सूफी लोग प्राय सफ़ेद ऊन से बना वस्त्र पहनते हैं, जो कि पवित्र होता है, जिसके कारण उन्हें सूफी कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा फ्रेंड्स? जिसके कारण इन्हें सूफी कहा जाने लगा, है ना फ्रेंड्स। अब हम इसको देखते हैं, समझते हैं क्या है सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई। सूफी शब्द सूप से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है फ्रेंड्स? ऊन, पगड़ी या चबूतरा। क्या है? ऊन, पगड़ी या चबूतरा। मक्का मस्जिद के बाहर एक चबूतरा भी है। इस चबूतरे पर बैठकर भक्ति पर गीत गाने के कारण, क्या है? इस चबूतरे पर बैठकर भक्ति पर गीत गाने के कारण यह संत क्या कहलाए? सूफी संत कहलाए। सूफी शब्द का संबंध किससे जोड़ते हैं? सोफिया शब्द से जोड़ते हैं, जिसका तात्पर्य क्या होता है फ्रेंड्स? ज्ञान होता है। एक मत और है, वह है सफा। सफा, जिसका अर्थ शुद्ध और पवित्र होता है। क्या होता है? शुद्ध और पवित्र होता है। परंतु सर्वाधिक प्रचलित मत क्या है फ्रेंड्स? सूफी, जिसका अर्थ होता है सूफी लोग प्राय सफ़ेद वन से बना वस्त्र पहनते हैं। क्या पहनते हैं? सूफी लोग प्राय सफ़ेद ऊन से बना वस्त्र पहनते हैं, जो कि पवित्र होता है। क्या होता है? पवित्र होता है, जिसके कारण इन्हें सूफी कहा जाने लगा। जिसके कारण क्या कहा जाने लगा? सूफी कहा जाने लगा। अब हम पढ़ लेते हैं प्रमुख निर्गुण कवि। क्या पढ़ेंगे अब हम? प्रमुख निर्गुण कवि। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले हमारे आते हैं मलिक
कौन से आते हैं फ्रेंड्स हमारे सबसे पहले? मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जन्म कब हुआ फ्रेंड्स? 1500 में। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1540 ईस्वी के आसपास माना जाता है। जायसी के जन्म स्थान के विषय में काफ़ी मतभेद हैं। क्या है फ्रेंड्स? जायसी के जन्म स्थान के विषय में काफ़ी मतभेद हैं, लेकिन उन्होंने इस विषय में स्वयं, ये क्या है फ्रेंड्स? स्वयं है, कहा है कि जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पर हुआ है। उन्होंने स्वयं क्या कहा है कि जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पर हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या था? मलिक राजे अशरफ था। वह जमींदार और किसान थे। क्या थे वह? जमींदार और किसान कहा जाते हैं कि बचपन में ही एक हादसे के कारण वह अपनी एक आँख खो बैठे थे। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी एक हादसे के कारण बचपन में ही अपनी आँख खो बैठे थे। जायसी के 7 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? जो कि एक दुर्घटना में चल बसे थे। क्या हुआ था फ्रेंड्स? जायसी के 7 पुत्र थे जो कि एक दुर्घटना में चल बसे। अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद उन्होंने वैराग्य क्या किया? उन्होंने वैराग्य और सूफी संत बन गए। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। अवधी भाषा में रचित उनका महाकाव्य पद्मावत सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि ग्रंथ हैं। क्या है फ्रेंड्स? अवधी भाषा में रचित पद्मावत क्या है? सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधि ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में की। क्या की इन्होंने? 1540 ईस्वी में की। इस ग्रंथ में क्या है? चित्तौड़ के राजा रतन सेन एवं सिंगल द्वीप की कन्या पद्मावती के प्रेम विवाह का एक क्या है फ्रेंड्स? सॉरी फ्रेंड्स, सही है, हाँ, प्रेम विवाह के विवाह के पश्चात क्या है फ्रेंड्स? जीवन चित्रण हुआ। कथा वस्तु 2 भागों में वर्णित है। कितने भागों में? 2 भागों में। प्रथम भाग में रतन सेन को पद्मावती के विवाह की चर्चा तथा द्वितीय भाग में अलाउद्दीन के चित्तौड़ पर चढ़ाई की चर्चा है। यह कथा पद्मावत की प्राकृत भाषा से रचित रतन शेखर का प्रभाव है। यह अवधी भाषा से रचित महाकाव्य। कौन सी भाषा है इसमें? अवधी भाषा। यह एक रूपक महाकाव्य है, रूपक काव्य है। इसके सभी पात्र प्रतीक रूप रतन सेन साधक जीव या आत्मा का स्वरूप दिखाया गया है। क्या है? सभी पात्र क्या है? प्रतीक के रूप में है। तो रतन सेन तो क्या है? साधक या जीव आत्मा के रूप में दिखाए गए हैं। और पद्मावती क्या है? ईश्वर से मिलने वाले ज्ञान या बुद्धि है। क्या है? ईश्वर से मिलने वाला ज्ञान या बुद्धि है अथवा चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, जिसकी प्राप्ति का मार्ग बताने वाला कौन है? तोता और गुरु है। कौन है? तोता गुरु है। इस मार्ग में अग्रसर होने से रोकने वाली नागमती संसार का जंजाल है। क्या है? नागमती किसका है? संसार का प्रतीक है। राघव चेतन किसका है? शैतान का प्रतीक। अलाउद्दीन माया है। अलाउद्दीन किसका प्रतीक है? माया का। पद्मावत के अतिरिक्त जायसी के ग्रंथों में अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, ये क्या है फ्रेंड्स? कहरनामा, मशलनामा प्रमुख है। क्या है फ्रेंड्स? जायसी के पद्मावत के अलावा कौन कौन से और भी ग्रंथ है? अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा, मशलनामा प्रमुख है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। क्या है फ्रेंड्स? आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। मुल्ला दाऊद, ये क्या है फ्रेंड्स? आधा ल है। क्या है? आधा ल है ना। तो मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना 1379 में की। कब की फ्रेंड्स? मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना 1379 में की थी, है ना। चंदायन प्रेमाख्यान परंपरा का मुख्य काव्य है। माता प्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ का मूल नाम लोरकथा कहा है। क्या कहा है फ्रेंड्स? माता प्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ का नाम लोरकथा माना है। इसमें नायक का नाम लोरकथा, नायिका का नाम चंदा है। क्या है फ्रेंड्स? इसमें नायक का नाम लोरकथा था, नायिका का नाम चंदा। इस ग्रंथ की भाषा कौन सी? अवधी है। इसकी भाषा कड़वक है। कड़वक मतलब 2 हाथ चौपाई शैली। इस शैली में 5 अर्दलियाँ, क्या है? 5 अर्दलियों के बाद 1 दोहा है। मतलब 5 अर्दलियाँ के बाद क्या है? 1 दोहा है।
मुल्ला दाऊद प्रथम प्रमुख काव्य आख्यान के रचयिता माने जाते हैं ना फ्रेंड्स। तो ये हमारे क्या थे, मुल्ला जायसी जी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं, हम इसको समझते हैं हमें ना। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स? 1500 ईस्वी के आसपास हुआ था। और इस जायसी का जन्म के विषय में ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन क्या है इस विषय में ये स्वयं इन्होंने कहा है कि यह जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश जायस में नामक स्थान पर हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या था फ्रेंड्स? मलिक राजे अशरफ था। वह जमींदार और किसान कहा जाता है कि बचपन में एक हादसे के कारण मलिक मोहम्मद जायसी की क्या है, आंख भी खो बैठे थे। जायसी जी के क्या थे फ्रेंड्स? 7 पुत्र थे। वो एक दुर्घटना में चल बसे। उनके अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद उन्होंने वैराग्य ले लिया था और क्या हुआ, फिर संत बन गए। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के प्रमुख कवि है और इनकी क्या है, भाषा अवधी थी। पद्मावत की है ना, जो महाकाव्य पद्मावत है उसकी भाषा अवधी थी। इस ग्रंथ की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने कब की? 1540 में की थी। कब की थी? 1540 में की थी। इस ग्रंथ में चित्तौड़ के राजा रतन सेन एवं सिंगलदीप की पद्मावती के प्रेम विवाह के पश्चात के जीवन का चित्रण हुआ है। क्या हुआ है? राजा रतन सेन और पद्मावत की विवाह के जीवन का चित्रण हुआ है। कथा वस्तु 2 भागों में वर्णित है। क्या है फ्रेंड्स? कथा वस्तु 2 भागों में वर्णित। प्रथम भाग में रतन सेन और पद्मावती की विवाह की चर्चा है तथा द्वितीय भाग में अलाउद्दीन चित्तौड़ पर चढ़ाई की चर्चा है। क्या है फ्रेंड्स? प्रथम भाग में रतन सेन और पद्मावती की विवाह और द्वितीय में अलाउद्दीन के चित्तौड़ पर चढ़ाई की चर्चा है। यह कथा पद्मावत की प्राकृत भाषा से रचित रतन शेखर का प्रभाव है। क्या है? रतन शेखर का प्रभाव है। यह अवधी भाषा में रचित महाकाव्य, ये एक रूपक काव्य। क्या है ये? एक रूपक काव्य है। इसके सभी पात्र कैसे हैं? प्रतीक रूप में है। प्रतीक रूप में रतन सेन साधक एवं जीव आत्मा का स्वरूप दिखाया गया है और पद्मावत को किसका माना है? मिलने वाले ज्ञान बुद्धि का, ठीक है ना। और अथवा चैतन्य स्वरूप परमात्मा है। कौन है? पद्मावती। जिसकी प्राप्ति मार्ग बताने वाला कौन है? तोता है। तोता को क्या माना गया है? गुरु है। इस मार्ग पर अग्रसर होने से रोकने वाली कौन है? नागमती, जो कि संसार का प्रतीक बताया गया है। राघव चेतन क्या है? शैतान का बताया गया है, जो कि अलाउद्दीन माया का। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है, अलाउद्दीन माया का है। पद्मावत के अतिरिक्त जायसी के और भी ग्रंथ है। कौन कौन से? अखरावट है, आखिरी कलाम है, ये अखरावट है फ्रेंड्स। आखिरी कलाम, चित्रलेखा, करनामा, मुसलमान नामा प्रमुख है। कौन कौन से हैं? अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा, मसलनामा प्रमुख है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। ठीक है ना फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है ना आप सभी को? तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं, हमारे कौन आते हैं अब? मुल्ला दाऊद, है ना। मुल्ला दाऊद कौन आते हैं हमारे? मुल्ला दाऊद। तो मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना की। किसकी रचना की? चंदायन की। कब की? 1379 में की। चंदायन प्रेमाख्यान परंपरा का काव्य है। माता प्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ का मूल नाम लोर कथा कहा है। क्या कहा है माता प्रसाद गुप्त ने? लोर कथा कहा है। इसमें नायक का नाम लोर तथा नायिका का नाम चंदा है। इस ग्रंथ की भाषा अवधी है। इसकी भाषा कड़वक है। इस शैली में 5 अर्दालियों को एक बाद दोहा आता है। ये भी तो पढ़ लिया था ना अपन ने। ठीक है फ्रेंड्स, इसको समझ लेते हैं ना। पढ़ लिया था ये भी हमने, हाँ ये तो पढ़ लिया था। तो मुल्ला दाऊद का क्या है फ्रेंड्स? चंदायन है। इसकी रचना कब हुई थी? 1379 में की थी। चंदायन प्रेमाख्यानक परंपरा का काव्य है। क्या है? प्रेमाख्यानक परंपरा का काव्य। माता प्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ का मूल नाम क्या कहा था? लोर कथा कहा था। क्या कहा था फ्रेंड्स इसको? चंदायन को मुल्ला दाऊद ने, इसने माता प्रसाद ने, सॉरी फ्रेंड्स, लोर कथा कहा था। और इसके नायक का नाम क्या था? नायक का नाम तो लोर था और नायिका का नाम चंदा था। इस ग्रंथ की भाषा क्या थी? अवधी थी इसकी भी, और भाषा कड़वक, मतलब दोहा चौपाई शैली, है ना। और ये इसकी शैली में 5 अर्दालियों के बाद एक दोहा है। मुल्ला दाऊद क्या है? प्रथम प्रमुख काव्याख्यानक के रचयिता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब हमारे पढ़ते हैं हम कुतुबन। कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। क्या थे? कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। जौनपुर के बाद बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। अतः इनका समय 16वीं शताब्दी का मध्य भाग माना जाता है। क्या है फ्रेंड्स? कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। जौनपुर के बादशाह हुसैन के शाह के आश्रित, ये नहीं है फ्रेंड्स, ये मिसप्रिंट हो जाता है।
अतः इनका समय कब था? 16वीं शताब्दी तक के मध्य भाग माना जाता है। अब हमारे आते हैं मृगावती। क्या आती फ्रेंड्स हमारी? मृगावती। तो ये फ्रेंड्स मिसप्रिंट हो जाती है, समझ जाना आप तो, है ना, पढ़े लिखे इंसान हो। मृगावती की रचना 1503 ईस्वी में कुतुबन ने की। क्या हुआ? मृगावती की रचना 1503 ईस्वी में कुतुबन ने की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मृगावती को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम भाग ग्रंथ मानते हैं, जबकि डॉक्टर नगेंद्र हंसावली, इसमें ये वाला स आएगा, है ना, हंसावली असायत को प्रथम ग्रंथ मानते हैं। यह ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा गया। इस ग्रंथ में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है फ्रेंड्स? मृगावती की रचना 1503 ईस्वी में हुई और कुतुबन ने की थी, है ना। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल मृगावती को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर नगेंद्र अंसावली को मानते हैं प्रथम ग्रंथ। और ये ग्रंथ क्या था? अवधी भाषा में लिखा गया, कुतुबन। इस ग्रंथ में कड़वक शैली मतलब दोहा चौपाई शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे आते हैं मंजन जायसी की प्रवृत्ति कवि थी। क्या थी? मंजन जायसी की प्रवृत्ति कवि थी। मधुमालती की रचना मंजन ने 1545 में की थी। क्या थी? 1545 में की थी। इसमें नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य पर्व के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की भी महत्ता दिखाई गई है। क्या? पूर्व जन्म के, है ना। तो दिखाई गई। नायक का नाम मनोहर व नायिका का मधुमालती है। प्रेम आख्यान को ही की परंपरागत रूढ़ियों में से नायक का योगी होकर घर से निकलना, किसी अन्य राजकुमारी को राक्षस से बचाना, माँ के श्राप के कारण नायिका, क्या हुआ फ्रेंड्स? नायिका का पक्षी हो जाने आदि का निर्वाह इसमें मिलता है। कवि का मूल उद्देश्य प्रेम के उदात्त स्वरूप को प्रकट करता है और इसमें वह सफल भी होता है। काव्य की भाषा अवधी है, दोहा चौपाई शैली का प्रयोग हुआ है। तो क्या है फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ है? ये मंजन की है। मंजन को क्या है? जायसी की प्रवृत्ति कवि है। मंजन जायसी की प्रवृत्ति कवि है। मधुमालती की रचना मंजन ने 1545 में की। इसमें नायक नायिका का प्रथम दर्शन जन्य पर्व के साथ साथ पूर्व जन्म का मतलब पहले के जन्म का भी प्रणय संस्कारों मतलब विवाहित पूर्व जन्म के विवाह को भी महत्ता दिया गया। नायक का नाम क्या था? मनोहर। नायिका का नाम मधुमालती। प्रेमाख्यान परंपरागत क्या है? रूढ़ियों में नायक का योगी होकर घर से निकलना, क्या है? नायक का योगी होकर घर से निकलना, अन्य राजकुमारी को राक्षस से बचाना, मतलब कोई भी राजकुमारी राक्षस में मिले तो उसे राक्षस से बचाना, माँ के श्राप के कारण नायिका के पक्षी हो जाने का आदि का निर्वाह इसमें मिलता है। कवि का मूल उद्देश्य प्रेम के उच्च उदात्त, कवि का मूल उद्देश्य क्या थे? प्रेम के उच्च उदात्त स्वरूप को प्रकट करना है। इसमें वह सफल भी होता है। काव्य की भाषा क्या थी? अवधी थी और दोहा चौपाई शैली में यह लिखा गया था। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? प्रेम विलास। ये छोटे छोटे कवि हैं लेकिन फ्रेंड्स इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए इसको पढ़ाना पड़ा, ये प्रेम विलास। ठीक है ना। तो अब ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको लास्ट तक देखिए फ्रेंड्स, जरूर क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, है ना। तो देखते हैं क्या है प्रेम विलास। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा की रचना है। क्या है? प्रेम विलास प्रेमलता की कथा की रचना जैन श्रावक जटमल ने की, 1556 ईस्वी में लाहौर में की। इसमें नायक और नायिका का प्रेम प्रत्यक्ष दर्शन उत्पन्न होता है। क्या है फ्रेंड्स? प्रेम विलाप प्रेम लता की कथा रचना जैन श्रावक जटमल ने 1556 ईस्वी में लाहौर में की थी। क्या की थी फ्रेंड्स? 1556 में लाहौर में की थी। इसमें नायक और नायिका का प्रेम प्रत्यक्ष दर्शन उत्पन्न होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे सीताई वार्ता। ठीक है फ्रेंड्स, क्या पढ़ने वाले हैं अब हम? सीताई वार्ता। सीताई वार्ता के रचयिता कौन है फ्रेंड्स? सीताई वार्ता के रचयिता नारायण दास जी थे। कौन थे सीताई वार्ता के रचयिता? नारायण दास जी थे। इसकी नायिका सीताई देवनगरी के राजा रामदेव यादव की कन्या थी। कौन थी फ्रेंड्स? इसकी नायिका देवगिरी के राजा रामदेव की कन्या थी, जो डोल समुद्र के राजकुमार से प्रेम करती थी। क्या करती थी? डोल समुद्र के राजकुमार से प्रेम करती थी। नायक नायिका के विवाह अंतर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रणय प्रेम में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है। कौन करता है?
अलाउद्दीन। इसकी भाषा क्या थी फ्रेंड्स? राजस्थानी मिश्रित थी। क्या थी फ्रेंड्स? छिताई वार्ता के रचयिता कौन थे? नारायण दास जी थे। और नायिका छिताई थी, देवगिरी के राजा रामदेव यादव की कन्या थी, जो ढोल समुद्र के राजकुमार से प्रेम करती थी। क्या करती है? ढोल करती है फ्रेंड, समुद्रगढ़ के राजकुमार से प्रेम करती। नायक नायिका के विवाह अंतर में क्या है? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रणीय प्रेम में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है। इसकी भाषा क्या थी? राजस्थानी और मिश्रित भाषा थी। अब हमारे आते हैं रस रतन। ठीक है ना फ्रेंड्स? रस रतन। रस रतन में क्या है फ्रेंड? देखिए, रस रतन के रचयिता कौन है? पुहकर अकबर के दरबारी दुर्गादास के प्रपौत्र थे। कौन थे रस रतन के रचयिता? पुहकर कवि थे, अकबर के दरबारी दुर्गादास के प्रपौत्र थे। रस रतन में राजकुमारी रंभा और सोम के प्रेम का निरूपण किया गया है। रस रतन में राजकुमारी रंभा और सोम के प्रेम का निरूपण किया गया है। रंभा का जन्म चंडी की उपासना से, मतलब चंडी देवी की उपासना से हुआ था। नायक नायिका के प्रेम का उद्भव स्वप्न दर्शन द्वारा होना, अप्सराओं द्वारा सोते हुए राजकुमार को उठा ले जाना, नायक का योगी के वेश में घर से भाग जाना, शिव मंदिर में नायक नायिका की भेंट, कथानक रूढ़ियों का प्रयोग परंपरा है के अनुसार किया गया है। तो क्या है फ्रेंड्स? ये रस रतन के रचयिता कौन है? पुहकर कवि थे, जो अकबर के दरबारी दुर्गादास के क्या थे? ये प्रपौत्र थे। रस रतन में राजकुमारी रंभा और सोम के प्रेम का निरूपण है। किसका है? रंभा और सोम के प्रेम का। रंभा का जन्म किसकी उपासना से होता है? चंडी के देवी की उपासना से, है ना। तो नायक नायिका के प्रेम के उद्भव का विकास इसमें मिलता है। अप्सराओं के द्वारा सोते हुए राजकुमार को उठाकर ले जाना, नायक का योगी के वेश में घर से भाग जाना, शिव मंदिर में नायक नायिका की भेंट, कथानक रूढ़ियों का प्रयोग परंपरा के अनुसार किया गया है। तो ये हमारा रस रतन हो गया। अब हमारे आते हैं जौन कवि। कौन आते हैं फ्रेंड्स? अब हमारे जौन कवि, है ना। तो जौन कवि जान कवि क्या थे फ्रेंड्स? जान कवि ने 78 काव्य ग्रंथों की रचना की। कितने की? 78 काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें से 29 प्रेमाख्यान है। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है। क्या है फ्रेंड्स? कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा कमलावती तथा कलंदर, कथा मोहिनी, कथा रूपमंजरी आदि इसमें प्राय कथा काव्य के लक्षणों का निर्वाह है। क्या है फ्रेंड्स? इनमें सभी प्रेम विरह की प्रमुखता है। वह पहले कवि हैं जिन्होंने पारसी के लैला मजनू को लेकर ग्रंथ लैले मजनू काव्य की रचना की। और उनके काव्य ग्रंथों की भाषा क्या है फ्रेंड्स? राजस्थानी मिश्रित भाषा है। तो क्या है फ्रेंड? देखते हैं हम जान कवि ने 78 काव्य ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथों की? 78 काव्य की, जिनमें से कितने? 29 प्रेमाख्यानक। कितने हैं? 78 काव्य ग्रंथों में से 29 प्रेमाख्यानक, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है। क्या है फ्रेंड्स? कुछ है। तो पहला क्या है? कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कमलावती, कलंदर, कथा मोहिनी, कथा रूपमंजरी। कौन कौन से हैं इनके फ्रेंड्स काव्य? कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा कमलावती, सॉरी फ्रेंड, तथा कमलावती, कथा कलंदर, कथा मोहिनी, कथा रूपमंजरी आदि इसमें प्राप्य कथा काव्य के लक्षणों का निर्वाह है। इनमें सभी में प्रेम विरह की प्रमुखता है। वह पहले कवि हैं जिन्होंने पारसी के लैला मजनू को लेकर ग्रंथ लैले मजनू, क्या हुआ? पहले कवि थे जौन कवि जिन्होंने पारसी के लैला मजनू को लेकर ग्रंथ लैले मजनू काव्य की रचना की। और इसकी भाषा क्या थी फ्रेंड्स? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। क्या है? राजस्थानी मिश्रित भाषा है। तो फ्रेंड्स हमने ये पढ़ लिया। क्या पढ़ा हमने? भक्ति काल के निर्गुण सूफी कवि। उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हमने इसमें निर्गुण सूफी काव्य पढ़ लिए फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सगुण भक्ति के विषय में। अगले पार्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यार भरा कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेट मिलता रहे और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। तो फ्रेंड्स शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद।